नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम अपनी कक्षा के अंदर बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड यूनिट से हम जो पॉइंट लेकर के आए हैं वो बहुत ही मुख्य है और जिसमें आप ये देख रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 104 और यूनिट 2 यानी 2। इसके अंदर जो टॉपिक है हमारा संप्रेषण के विविध रूप, इसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि संप्रेषण की जो तकनीकियाँ हैं उस चीज़ को मैंने प्रकट किया है, लेकिन वो बहुत ही छोटे शब्दों में आ रही थी, इस तरह से यहाँ पर समझाने के उद्देश्य से नहीं आ रही थी। और उसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि उससे हम सब जानते हैं। तो वहाँ छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में एक दूसरे रूप से रखा है, इसलिए वीडियो को आप जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वहां से आपको वो तकनीकियां सारी मालूम हो जाएंगी, क्योंकि दो प्रकार की उसकी तकनीकियां होती हैं, परंपरागत और आधुनिक। तो उन दोनों के विषय में मैंने एक रूप बताया है, एक सारणी बनाई है, तो वो वीडियो के अंत में है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को कि यहाँ पर संप्रेषण के विविध जो रूप बताए गए हैं वो इस तरीके से, इसके 3 रूप बताए हैं: साक्षात्कार, संवाद और सामाजिक आदान प्रदान। साक्षात्कार हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा इंटरव्यू जब होता है तो उसके यहाँ पर 5 पॉइंट रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार वो होता है कि आमने सामने जब कोई व्यक्ति वार्तालाप करता है, वो हमारा मौखिक रूप उसका होता है। और यहाँ पर ये हमारे विभिन्न रूपों से इसको हम देख सकते हैं। वो हमारा घरेलू भी हो सकता है, वो हमारा व्यावसायिक भी हो सकता है, वो हमारा जो भी हम स्कूल से संबंधित भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा संवाद जहाँ पर हम परस्पर क्रियाएं करते हैं और उसके विषय में हम जो है एक दूसरे उसकी जानकारी लेते हैं। और जानकारी लेने के बाद यानी जो हम सामने बैठे होते हैं, तो यहाँ पर ये 2 व्यक्तियों के बीच की एक ऐसी क्रिया है जहाँ पर हम जानकारी को लेने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कितनी नॉलेज है और वो जिस उद्देश्य हेतु ये साक्षात्कार रखा हुआ है, तो वहां पर वो उस योग्य है जिस चीज के लिए हमें यहाँ पर उसकी योग्यता चाहिए। तो साक्षात्कार ये है। अब उसके अंदर 5 पॉइंट जो रखे हुए हैं वो इस तरीके से है, किन किन बातों पर साक्षात्कार किया जाता है। गंभीर विषय, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी गंभीर विषय हो सकता है, उसके विषय में जैसे कोई भी हमारी प्रतियोगिता थी जिसको हमने, या कोई एग्जाम था जिसको हमने कर लिया उस जॉब के लिए, तो वहां पर हमारा एक साक्षात्कार किया जाता है। या कोई एक ऐसा गंभीर, उसको हम गंभीर विषय भी कह सकते हैं क्योंकि वो एक व्यावसायिक तौर पर भी आता है। या फिर एक व्यक्ति कोई साक्षात्कार करता है तो किसी अंदर की जानकारी को लेने के लिए करता है, तो वहां पर हमारा कोई भी एक ऐसा विषय हो सकता है उसकी तह तक जानने के लिए कि अमुक व्यक्ति को उस विषय के अंदर कितनी नॉलेज है, तो वो विषय हमारा एक गंभीर भी हो सकता है। दूसरा आता है प्रश्नोत्तर। साक्षात्कार प्रश्नोत्तर के माध्यम से की जाती है, जिसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा उसका उत्तर देता है। तब जाकर के उसके जब उत्तर से अगर संतुष्ट मिलती है तो वो साक्षात्कार के काबिल होता है, यानी कि जिस पद के लिए उसकी योग्यता को आंका गया था वहां पर अगर उसकी योग्यता प्रश्नोत्तर के माध्यम से सत्य साबित होती है तो वहां पर वो सफल हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर का भी माध्यम होता है। तीसरा हम देखते हैं 2 पक्षों का शामिल होना। जब साक्षात्कार किया जाता है तो इसमें एक नहीं 2 पक्षों का शामिल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साक्षात्कार का नाम ही द्विपक्षीय है। यहाँ पर एक पक्ष प्रश्न करता है, दूसरा पक्ष उसका प्रति उत्तर देता है। तो यहाँ पर 2 पक्षों का होना अनिवार्य है। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि ये मौखिक एक क्रिया होती है, तो यहाँ पर जो है एक पक्ष को, जैसे कोई एक साक्षात्कार का ले रहे हैं लेकिन उसके सामने 2 या 3 कैंडिडेट बैठे हुए होते हैं, तो उन सब, यानी कि 2 से ज्यादा इसमें पक्ष भी शामिल हो सकते हैं। एक प्रश्न करने वाला भी 2-3 कैंडिडेट बैठे होते हैं, जवाब मांगने वाले, और जवाब देने वाले भी 2-3 बैठे होते हैं, तो उन सभी से जवाब मांगा जाता है। जैसे हमारे परीक्षाओं में वाइवा होता है तो उसमें ये प्रक्रिया दोहराई जाती है कि जो हमारा साक्षात्कार ही होता है वो भी, तो वहां पर जब प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं तो वहां पर कैंडिडेट को समय को बचत देखते हुए, समय की बचत करते हुए वहां पर 2 या 3 या 4 कैंडिडेट बिठा दिए जाते हैं और उनसे जो है सवाल और जवाब किए जाते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 पक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है, एक प्रश्न पूछे और दूसरा उसका जवाब दे। फिर इसके अंदर आता है औपचारिक संप्रेषण। ये एक औपचारिक संप्रेषण होता है क्योंकि इसके अंदर जो है एक निश्चित समय में बिठाया जाता है, एक निश्चित स्थान पर बिठाया जाता है और एक विधिवत एक रूप से एक प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पर ये औपचारिक प्रक्रिया है, ना कि अनौपचारिक। तो इसको हम औपचारिक संप्रेषण के नाम से भी जानते हैं। और आता है अंत में 5वां इसका परस्पर संवाद।
जब साक्षात्कार किया जाता है तो परस्पर संवाद होता है, यानी कि वाद विवाद की स्थिति, वाद प्रतिक्रियाएं, उत्तर प्रति उत्तर, इस तरीके से हमारी कुछ क्रियाएं संपादित की जाती हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर देने वाला होगा। तो कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं यहाँ पर कि प्रश्न उत्तर ही नहीं, कुछ एक ऐसी बात रख दी जाती है कि उसका आप अपने हिसाब से जो भी आपके दिमाग में आए, जो भी आप उसका उचित रूप से समझो, उस रूप को खुल करके आप व्यक्त कर सकते हो। तो वो एक परस्पर संवाद हो गया यहाँ पर। तो कोई भी वो बात हो सकती है, वो किसी जिस उपलक्ष्य के उसमें साक्षात्कार रखा है वहां पर उसको सही रूप से सक्रिय बनाया जाता है, यानी दोनों पक्ष इसमें सक्रिय रूप से रहते हैं और परस्पर उनमें जो है एक विचार विमर्श चलता रहता है, उत्तर प्रत्युत्तर चलता रहता है। तो ये तो इसका हो गया साक्षात्कार का यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर संवाद। संवाद क्या होता है? संवाद का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के, दो व्यक्तियों के मध्य जो आपस में विचार विमर्श चलता रहता है, वो जो भाषाओं का एक माध्यम है उसको संवाद कहा जाता है, जिसको मुख के माध्यम से मौखिक रूप से जो व्यक्त किया जाए वो संवाद कहलाता है, जिसके अंदर भाव शब्दों को व्यक्त करने के लिए दो पक्षों का होना इसमें अत्यंत आवश्यक है। और उसके बाद जिसमें दो या दो से अधिक के मध्य भी ये संवाद हो सकता है, यानी इसके अंदर दो पक्षों का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी संवाद की प्रक्रिया की जा सकती है। ये प्रक्रिया हमारी दो के मध्य तो होनी ही चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो से अधिक भी होते हैं, और या हम इसको कह सकते हैं कि ग्रुप भी हो सकता है, तो उनके बीच में भी आपस में जो है संवाद चलता रहता है। तो यहाँ पर ये संवाद हो गया, इसका एक और रूप संप्रेषण का। तीसरा हमारा इसके अंदर आता है सामाजिक आदान प्रदान। जी हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसका निर्वाह संभव है, समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर समाज में अपनी हर प्रतिक्रिया करता है, हर व्यक्ति जो है समाज में रहने के बाद अपनी जीविका का पालन करता है, अपने आचार विचार को ग्रहण भी करता है और व्यक्त भी करता है। यहाँ से हर सीख रीति रिवाज, संस्कृतियों, परंपराएं इत्यादि जो भी है उन सबको वो समाज के माध्यम से ही सीखता है। तो यहाँ पर उसका संप्रेषण जो बैठता है उसमें आदान प्रदान करने की क्रिया होती है। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य शिष्टाचार का जो आदान प्रदान होता है, सामान्य शिष्टाचार हमारा ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे दरवाजे पर आए, हमारे घर में आए, तो हम वहाँ उसका एक सादर रूप से आमंत्रण जब स्वीकार करते हैं उसका, और फिर उसके प्रति उत्तर में हम उसको जवाब देते हैं, तो वो हमारी एक नमस्कार हो सकता है, गुड मॉर्निंग हो सकता है, या राम राम हो सकता है, राधे राधे हो सकता है। तो बहुत एक तो ये हमारे शिष्टाचार के आधार से हो गई। साथ ही इसमें शिष्टाचार जो हमारा होता है कि घर में आए हुए मेहमान को हम जो आदर पूर्वक वाक्यों के साथ जो हम उसको सम्मान देते हैं, उसकी आव भगत करते हैं, वो किसी भी रूप से हो सकती है। तो वहां पर एक सामान्य रूप से है, क्योंकि वो हमारे भारतीय संस्कृति की एक ऐसी पहचान है कि यहाँ से हमारी हर गुणों को, मूल्यों को आंका जाता है। कि जैसे हमारे घर में कोई आया और हमने उसकी अच्छे से आव भगत की, तो जब वो व्यक्ति जाएगा, यानी किसी का भी बच्चा अगर अच्छे से सम्मान करता है, तो जब वो व्यक्ति जाता है तो समाज में जाकर के उसकी प्रतिक्रिया होती है कि फलाने के बच्चे बहुत ही संस्कारवान हैं। तो ये प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि ये एक बच्चे के अंदर शिष्टाचार है। तो वो यहाँ पर सामान्य शिष्टाचार का एक आदान प्रदान होता है। व्यक्ति ने कहा, दूसरे ने सुना और फिर उस चीज को व्यक्त कर दिया। तो फिर दूसरा आता है यहाँ पर व्यवसाय का आदान प्रदान। जब व्यक्ति समाज में रहता है तो अपनी उदर की पूर्ति के लिए, उसे अपनी आजीविका को चलाने के लिए बहुत सारे विकल्प ऐसे चुनने होते हैं जहां पर उसको अपनी व्यावसायिक स्थिति को मजबूत बनाना होता है। तो यहाँ पर वो अपने व्यवहार के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान करता है और अपनी व्यावसायिक कंडीशन को जो है वो एक मजबूती की ओर लेकर के जाता है। तो वो उसके समाज में रहने के बाद ही ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर व्यावसायिक आदान प्रदान हो गया। तीसरा आता है अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान। ये वो चीज है कि हम अपने देश में रहते हुए बाहर के देशों से हम उत्तम व्यवहार का प्रदर्शन करें। ये चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे देश को चलाते हैं उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि उनका व्यवहार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से है, वो अपने देश की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए वो क्या क्या प्रयत्न करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे समझौते ऐसे होते हैं जिनको उनको करना पड़ता है। तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो गया। इसी तरीके से हम अपने देश में होने वाली घटनाओं को, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को, जो भी हो रहा है, तो उस चीज से परिचित होते हैं। तो ये भी हमारा एक ऐसा संप्रेषण है कि जिसके माध्यम से हम परिचित होते हैं कि हमारे देश में क्या घटित हो रहा है, दूसरे देश में क्या घटित हो रहा है और हम उससे कैसे परिचित हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे संप्रेषण होते हैं जिसके माध्यम से हमारा आदान प्रदान ये चलता रहता है।
फिर हम देखते हैं यहाँ पर देश के विभिन्न क्षेत्रों का आदान प्रदान। देश में विभिन्न क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन ऐसा बना रहता है जिसके माध्यम से हम जुड़े हुए होते हैं और वो किसी भी देश के हिस्से में हो। तो यहाँ पर हम जैसे चाहे वो हमारा व्यावसायिक तौर पर हो, चाहे हमारा वो आवागमन के माध्यम से हो, चाहे मन के विचार से हो, चाहे क्षेत्र के पहनावा उड़ावे के हिसाब से हो, हम अपने जैसे मान के चलो कि हम अपने राज्य यूपी में रहते हैं, परंतु हम जो है, हमें राजस्थान बहुत पसंद है, उनका पहनावा उड़ावा बहुत पसंद है। अगर हम साउथ में जाए तो उनका हमें खाना बहुत पसंद है, गुजरात में जाए तो उनका खाना और पहनावा बहुत पसंद है, पंजाब का खाना बहुत पसंद है। बहुत सारे हमारे देश के अंदर विभिन्न रूप ऐसे हैं जिसको हम पसंद करते हैं, तो वहाँ हम जुड़े हुए होते हैं। उन चीजों से जुड़ने में जो एक विचारों का आदान प्रदान होता है, एक लगाव होता है, वो एक संप्रेषण है हमारा। तो यहाँ पर ये हमने देखा। फिर अंत में आता है यहाँ पर साहित्य व संस्कृति संबंधी आदान प्रदान। साहित्य संस्कृति हमारी जो संबंधित जितनी भी विचारधाराएं हैं उन सब से परिचित होना। हम अगर जैसे ये कम्युनिकेशन ऐसा है कि जिसके माध्यम से हम जब जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जब हम इनको महसूस करते हैं तो कहीं हमें बहुत कुछ प्रभावित भी कर जाता है, भाव को व्यक्त करता है, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है, उस संस्कृति से हम जो है अछूते नहीं रह सकते। चाहे आज की पीढ़ी जो है इस चीज को एक्सेप्ट करे न करे, लेकिन फिर भी उनके तार कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति है, उसकी संस्कृति के प्रति है, उसके रीति रिवाज के प्रति है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों को ऐसे आदान प्रदान करते हैं, उन विचारों को, उन विचारों से जो आदान प्रदान किया जाता है वो हमारा यहाँ पर एक सामाजिक आदान प्रदान के अंतर्गत आता है। और इससे हमारी परंपराएं जब जुड़ती हैं तो हम उससे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत देखा था कि संप्रेषण के विविध रूप कौन कौन से हैं, जिसके 3 रूप इसमें बताए गए हैं: साक्षात्कार, संवाद और सामाजिक आदान प्रदान। इस तरह से यहाँ पर हमने इस चीज को देखा था। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि हमने इसको तकनीकियों के विषय में भी बताया है, वो बहुत बड़ी हमारे रूप में है। तो यहाँ पर इसमें इस तरीके से क्लियर करने में बहुत ज्यादा समय लगता, लगभग 1 घंटा लग जाता। तो वो चीज इतनी लंबी वीडियो में नहीं बन सकती थी, तो मैंने लास्ट में उस चीज को रखा है। आप वहां से अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। तो यहाँ ये संप्रेषण की जो तकनीकियां हैं उसमें 2 प्रकार की, ये परंपरागत संप्रेषण तकनीकी और आधुनिक संप्रेषण तकनीकियों के विषय में बताया गया है। और इसको यहाँ पर डिटेल में बताने में बहुत लंबा समय जो है वो लगेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर वीडियो के जरिए इस तरीके से दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पर जो भी है परंपरागत संप्रेषण तकनीकी और आधुनिक संप्रेषण तकनीकी, उसको अपनी नोटबुक में यहाँ से उतार सकते हैं। जो बीएड फर्स्ट ईयर के जो हमारा पेपर है 104, उसकी यूनिट 2 है, उसका ये पॉइंट है। और ये एग्ज़ाम में आने की इसकी संभावना भी अधिक है। जैसे दृश्य श्रव्य साधन है, उसके अंदर हमारी कई सारी वो कौन कौन से साधन हैं: रेडियो है, टेलीविज़न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर, चलचित्र, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि। ऐसे ही इसमें दृश्य सहायक सामग्री जो है उसके अंतर्गत आते हैं चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, चार्ट आदि। और त्रिआयामी सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं नमूने, मॉडल, कठपुतली आदि। और मौखिक सूचनाएं एवं ज्ञान के अंतर्गत हैं औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा, समाज द्वारा, व्यक्ति द्वारा, शिक्षकों, मित्रों, माता पिता, सहपाठियों आदि के माध्यम से मौखिक सूचनाएं जो प्राप्त होती हैं। और फिर आता है मुद्रित साधन के अंतर्गत पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ आदि। तो ये तो परंपरागत संप्रेषण तकनीकी हो गई। अब साथ में जो नए समय के अंतर्गत हम देखते हैं अत्याधुनिक संप्रेषण तकनीकी है, जो कि और भी हमारे अभी फिलहाल में जो एक वर्तमान समय में जो अत्याधुनिक तकनीकी आई हैं वो इसके अंतर्गत नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन वो सभी इसके नॉलेज में है, सब जानते हैं। जैसे यहाँ पर आधुनिक संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, जिसमें एलसीडी, डीवीडी, एलईडी इत्यादि हैं। फिर है डिजिटल वीडियो कैमरा, जिससे कि बहुत ही छोटे छोटे जो वीडियोस भी तैयार होती हैं, जो छोटे छोटे कैमरे में हम देखते हैं, जो मोबाइल में है, पेन के माध्यम से भी आ रहा है, तो वो डिजिटल वीडियो कैमरा होता है, जिसमें काट छांट भी की जा सकती है। फिर देखते हैं वीडियो साउंड कार्ड, जो कि वेब कैमरा भी इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें जो है बहुत जैसे पहले से ही लगता तो ये पहले भी था, लेकिन अब इसको ज़्यादा अहमियत हुई है और इसको हम मोबाइल में, कंप्यूटर में इत्यादि उसमें यूज़ करते हैं। फिर है ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब
और उसके बाद मल्टीमीडिया जिसमें पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल इत्यादि आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो संप्रेषण की तकनीकियां हैं उसके माध्यम से हम देखते हैं दो प्रकार की हैं, परंपरागत संप्रेषण तकनीकी और आधुनिक संप्रेषण तकनीकी, जिसमें हमने अलग अलग देखी हैं कि इसमें परंपरागत कौन सी तकनीकी होती हैं और आधुनिक कौन सी तकनीकी होती हैं। तो आप यहाँ से इस चीज़ को अपनी नोटबुक में आराम से उतार सकते हैं। बाकी हम वीडियो में अपना इस चीज़ को पूरा दिखा देंगे। इसके साथ हम एक और पॉइंट रख रहे हैं ताकि हमारी जल्दी से जो भी वीडियोस है या जो भी हमारी तैयार हो सके, वीडियोस के माध्यम से हम आपको पूरी यूनिट्स वाइज तैयारी करा सकें। तो इस वजह से ये बहुत टाइम इसमें लग जाता है, और इसमें अब हमने जिस तरीके से आपको इस वीडियो को शो किया है तो वो यहीं से शो किया है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है वहाँ तक इसको शेयर ज़रूर कर दें। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से उनको हर वीडियो मिल सके और वो अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।